नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम को ईडी ने 5वां समन भेजा है। 4 अक्टूबर को ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। आपको बता दें कि अब तक 4 समन में सीएम पेश नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा था और हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से 5वीं बार समन भेजा गया है सीएम हेमंत सोरेन को। 4 अक्टूबर को सीएम को ईडी ऑफिस में बुलाया गया है और अब तक की बात की जाए तो अब तक 4 समन ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए हैं। उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा था और अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक ईडी की तरफ से एक और समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये 5वीं बार समन भेजा गया है हेमंत सोरेन को, आगे क्या कुछ होने वाला है? जी, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये 5वां सम्मन है जो ईडी की तरफ से भेजा गया है। इससे पहले भी 4 सम्मन भेजे गए थे। जमीन से जुड़े मामले को लेकर ये सारे जो सम्मन है वो भेजे गए। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। हालांकि वहां पर याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत मतलब हाई कोर्ट जाने की निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले हैं। फिलहाल जो मामला है वो हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से कब सुनवाई की तारीख मुकर्रर होती है और कब सुनवाई होती है। उसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। फिलहाल बता दें कि इस मामले में सुनवाई के बाद हो सकता है हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लग जाए या फिर हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को इस जांच में सहयोग करने को कहा जाए। उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो अगला कदम उठाएंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे बीच में क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। ओम प्रकाश, क्या कोई तारीख निर्धारित की गई है जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? अब तक पता चल पाया? जी, अब तक हाईकोर्ट की जो तारीख है उसे लेकर कोई भी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। हालांकि इस बीच में जो 4 तारीख का सम्मन है उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि उस बीच में सुनवाई हो जाए। अब देखना होगा कि कौन सी तारीख मुकर्रर होती है और किस डेट को सुनवाई होती है, ताकि तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। चाईबासा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोल्हान जंगल में फिर से आईडी बम मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां कोल्हान में एक बार फिर से आईडी बम मिला है। टोंटो के पाटा तोरब गांव के पास ये बम बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 किलो का ये आईडी बम जो है कोल्हान जंगल में मिला है और लगातार देखिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के साथ ही ये जो नक्सली है वो आईडी बम प्लांट करते हैं। तो कोल्हान जंगल से एक बार फिर से आईडी बम बरामद किया गया है और टोंटो के पाटा तोरब गांव के पास से आईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के प्लांट आईडी बम को बरामद कर लिया है। 5 किलो का ये आईडी बम बताया जा रहा है। सुरक्षा बल को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था। तीर लगाकर 2 स्पाइक होल से बरामद किए गए हैं। चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आईडी बम बरामद किया गया है, लेकिन लगातार नक्सली जो है वो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। जी देखिए, इस क्षेत्र में जो पश्चिम सिंहभूम का कोल्हान जंगल है, यहाँ टोंटो, गोइलकेरा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पिछले जनवरी महीना से यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें भाकपा माओवादियों के बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनकी मौजूदगी के बारे में लगातार सूचना मिलने के बाद लगातार यहाँ ऑपरेशन चल रहा है और इस दौरान सुरक्षा बलों को लगातार सफलता भी मिल रही है। और पिछले इन आईडी जो प्लांट किया गया है, जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल के जो
पगडंडी रास्ते हैं उनमें अक्सर इस तरह के बम प्लांट किए हुए रहते हैं नक्सलियों द्वारा, जिससे कि उस रास्ते पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल गुजरे तो वे उनके निशाने पर आए। तो आज भी एक सुरक्षा बलों को टोंटो थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक 5 किलो का आईडी बरामद हुआ है, जिसे बम निरोधक दस्ते द्वारा नष्ट किया गया है। उसके अलावा 2 स्पाइक होल्स भी मिले हैं और उसे भी बरामद किया गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते हैं आगे और रांची के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जफर इस्लाम ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन से करप्शन कराने वाले आका दिल्ली और पटना में बैठे हुए हैं और सभी मिलकर हेमंत सोरेन से भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। इसका कमीशन सबके पास पहुंच रहा है। जफर इस्लाम ने हेमंत सोरेन को स्लीपर सेल का इंचार्ज भी करार दिया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की ओर से 77,000 करोड़ का स्कैम किया गया है। इन लोगों को दिया तो हेमंत सोरेन उससे भी आगे निकले। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया, इसलिए कि दिन दहाड़े जो यहाँ देश का प्रदेश के जो संपत्ति लूटी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वो है। हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने मनरेगा में गरीबों का पैसा लूटा और उसमें उसको मजबूत बनाने में हेमंत सोरेन जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं जो है अपने घर की महिलाएं जो है या फिर उनसे जिनसे उनको फायदा होता है उन महिलाओं को साथ रखे। आज आप देखिए। और अब बात करेंगे बीजेपी के संकल्प यात्रा की। संकल्प यात्रा के 6ठे चरण में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद के निरसा और बलियापुर पहुंचे हैं। निरसा के कोहका में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस दौरान धनबाद सांसद के साथ ही निरसा विधायक और पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे की जांच कराई जाएगी। छह महीनों में 23 व्यवसायों की हत्या हुई और उन 23 में से 9 लोगों ने तो पुलिस को सूचना दी थी कि हमारे ऊपर जान को खतरा है। ऐसा थोड़ी चलता है, लवारिस की तरह थोड़ी सरकार चलती है। और हमने कहा कि उसी बात को अगर हेमंत ने नहीं किया, हेमंत सोरेन जी ने, तो जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये सारे मामले को जांच करा देंगे और जो भी अफसर ने ये लापरवाही किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इधर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के प्रवक्ता अब केंद्रीय एजेंसियों के प्रवक्ता की भूमिका में हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बाबूलाल मरांडी कोर्ट की भी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। उन्होंने एक सांसद की ओर से भी कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। साथ ही समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई याचिका में गलतियों का सुप्रियो भट्टाचार्य ने बचाव भी किया। बाबूलाल जी, यदि को मेरा एक विनम्र आग्रह होगा कि रमेश बिधूरी की भाषा मत बोलिए। ये आपके सांस्कृतिक पहचान की नहीं है। आपकी संस्कृति कली कर्मा बीता है जो प्रेम का संदेश देता है। इस प्रकार की भड़काऊ बात नहीं करता। इस महान संस्कृति का आदर कीजिए और अपनी भाषा पर लगाम लगाइए, नहीं तो जनता की भाषा इससे भी ज्यादा कठोर होती है। 24 के लिए तैयार नहीं।
गढ़वा के धुर्की में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग की पहली बैठक में ही यह मुद्दा छाया नजर आया। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हियादुल्लाह खान ने इस मामले में नोटिस जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगा है उसको बगैर सस्पेंड किए जांच करने का मतलब लीपापोती करना है। आरोप है कि वारिस को घर से पकड़कर ले जाया गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। वारिस अंसारी नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जो है घर से पकड़ के और घसीटते हुए मारते हुए ले जाने का इल्जाम है। अब बाद में उसको मृतक पाया गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है और उसके परिवार के लोग बल्कि उसके पिता ने लिखित आयोग को शिकायत दिया है। और भी बहुत सारे मसले हैं, तो सब पे चर्चा चल रहा है। और जो भी अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मसला है, कहीं भी अगर कहीं जो एजुकेशन का मामला हो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, या आपका कहीं पर किसी तरह का जुल्म हुआ हो, तो सबको भी चर्चा चल रही है। हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, दो बैठे हैं, शमशेर भाई हैं, ज्योति भाई हैं, सब अपनी अपनी बात, सबके पास कुछ न कुछ मटेरियल आ रहा है, कुछ डायरेक्ट चिट्ठियां आई हैं, सब पे चर्चा चल रहा है। रांची के दरभंगा हाउस में लगे रोजगार मेले में 147 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिला है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र की सौगात दी गई। इन्हें पोस्ट ऑफिस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, FCI और केंद्रीय विद्यालय में रोजगार का तोहफा मिला है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो 147 बेरोजगारों को नौकरी की सौगात दी गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सभी जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये तोहफा दरभंगा हाउस में सभी लोगों को दिया है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 26 युवाओं को प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने वादे के अनुसार हर साल 75,000 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। दूंगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए कि उन्हें जो वादा किया था कि 2023 दिसंबर तक 2 लाख जो वैकेंसी है भारत सरकार का बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, वो कंटिन्यू हो रहा है। एवरेज हर महीना 75,000 लड़का लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। इस बार मोर देन 51,000 लड़का लड़कियों का अपॉइंटमेंट लेटर शायद डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। तालझारी प्रखंड में शिलान्यास कार्यक्रम में सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। सरकार पर तंज कसते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सीएम ने चुनावी रैली में यह भी कहा था कि 75% नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन अगर नौकरी दी है तो सरकार लिस्ट भी दिखाए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर में यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिला। इधर कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना कंपनी में 75% हम यहाँ के नौजवानों को कंपनी में नौकरी देंगे, काम देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ दिया। हम तो बोले कि अगर आप दिए हो तो आप निकालिए, आप उसका सूची निकालिए, उसको सूची जारी करिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर चतरा से आपको बता दें, जहां टंडवा में एक बार फिर से असामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। असामाजिक तत्वों ने
चुंदरू धाम परिसर में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा का अपमान किया है। इससे नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टंडवा थाना परिसर में नारेबाजी की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टंडवा व्यवसायिक संघ ने आज दुकानें भी बंद रखी हैं। लोगों ने आरोपियों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पुलिस भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। आए हैं थाना में आवेदन देने के लिए और जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अविलंब उसको कार्रवाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कड़ी और उसे सजा दिया जाए। इसलिए टंडवा वासी जितने भी लोग हैं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं दुकान बंद करके, और कोई ना कोई साजिश है जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है टंडवा को, और हम लोग को उन लोग को फेर में नहीं रहना है, अपना विवेक से दिमाग से काम करना है। तो कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं और ये सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है ये सद्भाव का माहौल? जब सब कुछ ठीक है तो कौन है ये ऐसे असामाजिक तत्व? सवाल ये भी कि बजरंग बली की प्रतिमा का अपमान आखिर क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हिंदुओं के जो मूर्ति है उसे अब निशाना बनाया जा रहा है। आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी होगी, ये भी सवाल है। और सवाल तो ये भी कि आखिर कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। गढ़वा सदर अस्पताल में महिला के शव को चूहों से कतरने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मेराल थाना क्षेत्र के बाना गांव की है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। रविवार की रात मेराल बस स्टैंड के पास गिरने से इस महिला की मौत हो गई थी और इसके बाद उसके शव को सदर अस्पताल लाया गया था, जहां चूहों ने महिला के शव को कतर दिया है। हर जाएगा नहीं हर जाते रहे, नहीं हर जाते रहे तो हम कहली कि जो नहीं है जो तोरा ओके फोन कैली काल तो भैया कहलक कि नहीं बैठा था गाड़ी से धरा के गढ़वा तक। हम कहली कि ठीक बा गाड़ी से सुबह धरा दी गढ़वा तक तू यहाँ लेके चल जी अपना घर। तो एक दर्द बा पेट में और दर्द बहुत करत बा। रात भर एक तो सुतल नहीं, रात भर पर रात भर बैठले रह गई। तो आप सोचिए अस्पताल में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है कि शव को ठीक ढंग से नहीं रखा जा रहा है और जो शव है वो चूहे कुतर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 कई सारे सवाल पूछता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शव को कैसे कुतर गया चूहा, क्योंकि अस्पताल में जब शव रखा गया था तो ये चूहे कहां से आए और कैसे शव को कुतर गए। सीढ़ी के नीचे आखिर शव को क्यों रखा गया, ये भी सवाल है। आप सोचिए कि जो शव है उसे सीढ़ी के नीचे रख दिया गया था और तभी वहां चूहों ने शव को कुतर दिया। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी, ये भी सवाल है। बढ़ते हैं आगे। सिमडेगा में विख्यात राम रेखा धाम के महंत राम शरण दास को बदमाशों से धमकी मिली है। धार्मिक पर्यटन स्थल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग अब तेज हो रही है। वहीं विधायक भूषण बाड़ा ने पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। हिंदू ब्रिगेड ने राम रेखा धाम में एक टीओपी खोलने की मांग की, जिससे धाम पूरी तरह सुरक्षित रहे। इधर सुरक्षा को देखते हुए एसपी ने कहा है कि जल्द ही टीओपी की स्थापना की जाएगी, लेकिन तत्काल में वहां एक पुलिस पिकेट खोला जाएगा, जिसके लिए पुलिस बल की मांग की गई है। देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है। इस तरह से किसी धर्मगुरु को उनके यहाँ जाके इस तरह का जो धमकी देना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। और हमारे जितने भी किसी भी यानी के समुदाय के धर्मगुरु लोग हैं, वो लोग किसी समाज के लिए काम करते हैं, किसी समाज के लिए खड़ा होते हैं वो लोग। और जब कभी भी किसी समाज के लिए उनको पूजा अर्चना करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, तो उनके लिए वो लोग खड़ा होता है और उनके लिए समय देते हैं लोग। और इस तरह के महंत को अगर जाके इस तरह का धमकी दे रहे हैं, ये मेरे सोच से ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है।
और कल की घटना के बाद निश्चित रूप से हिंदू ब्रिगेड प्रशासन से और सरकार से ये मांग करता है कि रामरेखा धाम में एक टीओपी का निर्माण कराया जाए, ताकि वहाँ पर सशस्त्र पुलिस बल जब रहेंगे वहाँ पर मौजूद, तो कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की वहाँ पर नहीं सोच सकता है। देखिए, मामला अभी संज्ञान में हमारे आया है और इसकी जांच जो है हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी दी है, वो इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी कारण है, कई तरह के कारण हो सकते हैं, बिकॉज जिसने भी धमकी दी है उसने स्पष्ट यह नहीं किया है कि किस कारण से, या फिर कोई स्पष्ट बात जो है उसने जो वहाँ पे संत है उनको नहीं कहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।